दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हो। अब तबीयत कैसी है? मैं भावुक हो उठी। अब आगे पहले से बहुत बेहतर हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हें सामने देखकर दिल खुश हो रहा है। रघु ने मिलने के लिए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। रघु से जिस पल मैंने हाथ मिलाया उसी पल सरोज ने घर के भीतरी भाग से दरवाजे पर कदम रखा। आंखों से आंखें मिलाते ही मेरे मन में तेज झटका लगा। सरोज की आंखों में अजीब सा भोलापन था। छोटी सी मुस्कान होठों पर सजा कर वह दोस्ताना अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। जाने क्यों मैंने अचानक अपने को अपराधी सा महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि रघु को उससे छीनने के मेरे इरादे को उसकी आंखों ने मेरे मन को गहराइयों में झांककर बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। सरोज यह निशा है, मेरे साथ दिल्ली में काम करती है। आज इनका जन्मदिन भी है, इसीलिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाकर इन्हें ज़रूर खिलाना। हमारा परिचय कराते समय रघु जरा भी असहज नज़र नहीं आ रहे थे। सोनू और मोनू के लिए हलवा बनाया था, वह बिल्कुल तैयार है और मैं अभी आपको खिलाती हूँ। सरोज की आवाज़ में भी किसी तरह का खिंचाव मैंने महसूस नहीं किया। थैंक यू। अपने मन की बेचैनी के कारण मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कह पाई। मैं चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सरोज तेज़ी से मुड़ी और घर के अंदर चली गई। रघु के सामने बैठकर उनसे उनकी बीमारी का ब्यौरा पूछने लगी। फिर उन्होंने ऑफिस के समाचार मुझसे पूछे और हल्के फुल्के अंदाज में वार्तालाप करते हुए मैं सरोज की आंखों को भुला पाने में असमर्थ हो रही थी। अचानक रघु ने पूछा, निशा, क्या तुम सरोज से अपने और मेरे प्रेम को लेकर बातें करने का निश्चय लेकर यहाँ आई हो? एकदम से जवाब न देकर मैंने सवाल किया, क्या तुमने कभी उसे मेरे बारे में बताया है? कभी नहीं। मुझे लगा कि वह तुम हमारे प्रेम के बारे में जानती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने अपना फैसला रघु को बता दिया। तुम्हें ऐतराज़ हो तो मैं सरोज से खुलकर बात करना चाहूँगी। आगे की ज़िंदगी तुमसे दूर रहकर गुजारने को अब मेरा दिल तैयार नहीं है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। अब तुम हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाओ। सरोज चाय लाती होगी। रघु के पुकारने पर सोनू और मोनू दोनों भागते हुए बाहर आ गए। दोनों बच्चे बहुत स्मार्ट और शरारती लगे। मैं उनसे उनकी पढ़ाई में शौक़ों के बारे में बातें करते हुए घर के अंदर चली गई। घर बहुत करीने से सजा हुआ था। सरोज के सुघड़ गृहिणी होने की छाप हर तरफ नज़र आ रही थी। मैंने मन में उथल पुथल न चल रही होती तो सरोज के प्रति मैं ज़्यादा सहज व मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती। वह मेरे साथ बड़े अपने पट से पेश आ रही थी। उसने मेरी देखभाल और खातिर में जरा भी कमी नहीं की। उसकी बातचीत का बड़ा भाग सोनू और मोनू ने इससे जुड़ा था। उनकी शरारतें, खूबियाँ और कमियों की चर्चा करते हुए उनकी ज़बान जरा नहीं थकी। वे दोनों बातचीत का विषय होते तो उसका चेहरा खुशी और उत्साह से दमकने लगता। हलवा बहुत स्वादिष्ट बना था। साथ साथ चाय पीने के बाद सरोज दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। सरोज के व्यवहार से तो अब ऐसा नहीं लगता कि उसे तुम्हारे और मेरे प्रेम संबंध की जानकारी है। मैंने अपनी राय रघु को बता दी। सरोज सभी से अपनावत भरा व्यवहार करती है। निशा उसके मन में क्या है, इसका अंदाज़ा उसके व्यवहार से लगाना आसान नहीं। रघु ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अपनी 12 साल की वैवाहिक ज़िंदगी में सरोज ने क्या कभी तुम्हें अपने दिल में झांकने दिया है? कभी नहीं। और यह भी सच है कि मैंने भी उसे समझने की कोशिश कभी नहीं की। रघु, मैं तुम्हें एक संवेदनशील इंसान के रूप में पहचानती हूँ।
सरोज के साथ तुम्हारे इस रूखे व्यवहार का क्या कारण है? निशा, तुम मेरी पसंद, मेरा प्यार हो, जबकि सरोज के साथ मेरी शादी मेरे माता पिता की जिद के कारण हुई। उसके पिता मेरे पापा के पक्के दोस्त थे। आपस में दिए वचन के कारण सरोज एक बेहद साधारण सी लड़की मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे साथ आ जुड़ी थी। वह मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर को चला रही है, पर मेरे दिल में उसने कभी जगह नहीं पाई। रघु के स्वर की उदासी मेरे दिल को छू गई। उसे तलाक देते हुए तुम कहीं गहरे अपराध बोध का शिकार तो नहीं हो जाओगे? मेरी आंखों में चिंता के भाव उभरे। जैसा तुम्हारी खुशी की खातिर मैं वह कदम उठा सकता हूँ, पर तलाक की मांग सरोज के सामने रखना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मौका मिलते ही इस विषय पर उससे चर्चा करूँगी। तुम जैसा उचित समझो करो। मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। रघु बैठक से उठकर अपने कमरे में चले गए और मैं रसोई में सरोज के पास चली आई। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आप सभी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए।